हेलो एंड वेलकम टू माइंड मैप्स। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज जुडिशरी, जो कि यहाँ पे चैप्टर 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पार्ट ए से बिलोंग करता है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इसी टॉपिक से आ जाते हैं और यहाँ पे 6 मार्कर के क्वेश्चंस की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी जो चैप्टर है जुडिशरी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको कम टाइम में कैसे रिविजन करेंगे। सो हमारा जो मेन टॉपिक का कंसर्न है, यानी जो ये वीडियो है, कंप्लीटली इसी से रिलेटेड है। माइंड मैप्स के थ्रू हम जल्दी से अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे। एट द सेम टाइम आपको जो प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में कि क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कम्स अंडर द इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। तो सबसे पहले जुडिशरी में इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना ही एग्जीक्यूटिव का और ना ही लेजिस्लेचर का। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा तो जुडिशरी जो है वो फियरलेसली यहाँ पे काम कर पाएगी विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट। साथ ही साथ फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, यानी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी जो है वो अपनी मर्जी से काम करेगी, ऐसा नहीं है। उसके पास भी अकाउंटेबिलिटी है और साथ ही साथ जो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली मेंशन करेगी उससे बाहर नहीं जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है अकाउंटेबिलिटी। साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं और साथ ही साथ जो पीपल हैं वो ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस की, जो अभी आपने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डेफिनेशन, उसको एक्चुअल में इंश्योर कैसे करेंगे सो दैट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली तरीके से वर्क कर पाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। आपको अपॉइंटमेंट जुडिशरी का ऐसा करना है कि जहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव रोल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी जज के अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर लेजिस्लेचर का रोल होगा तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने यहाँ पे जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगी। सो दैट इज द रीजन। ओके, और जो अपॉइंटमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे होगा, यानी लीगल एक्सपर्टीज के बेसिस पे होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी यहाँ पे अगर जज के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसको लॉयर होना चाहिए। यहाँ पे लोअर कोर्ट्स में, अगर हाई कोर्ट में है, अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसको हाई कोर्ट में लॉयर होना चाहिए और उसकी लीगल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के लिए, बट हाँ प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे जजेस को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड टेन्योर। तो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक जज को यहाँ पे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट अपना रिटायरमेंट का टर्म पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड टेन्योर। अब ये डिपेंड करता है, हाई कोर्ट के केस में ये जो होता है दैट इज 62 ईयर्स होता है और सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर्स होता है। तो अगेन एक प्रॉपर फिक्स टेन्योर होता है। सर आप तो ये कह रहे हैं कि सर इनको रिमूव ही नहीं किया जा सकता। आंसर इज नो। मैंने बोला फिक्स टेन्योर दिया जाता है। अगर ये कुछ ऐसा करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो इनको हटाया भी जा सकता है। दैट मीन्स इनको सिर्फ रिमूव किया जाएगा ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस में। अभी तक आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक भी जजेस को रिमूव नहीं किया गया है। तो इतना ज़्यादा टिपिकल प्रोसीजर होता है। यही हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर हो जाता है कि डिफिकल्ट रिमूवल प्रोसीजर। इतना ज़्यादा टफ प्रोसीजर है कि आज तक किसी को भी जज को निकाला नहीं गया है यहाँ पे। क्यों किया जाता है? ताकि जो यहाँ पे जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली और फियरलेसली यहाँ पे काम कर पाएगी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो इनकी सैलरी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो है इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है लेजिस्लेचर पे ना ही एग्जीक्यूटिव पे। तो ये फ्री है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कि कोई यहाँ पे मिनिस्टर हो या फिर कोई इनको यहाँ पे प्रेशराइज करने की कोशिश करे यहाँ पे, तो ऐसा फाइनेंशियली भी नहीं होता है। जो भी सैलरीज हैं वो फिक्स कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। उनको बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ये भी सेफ गार्ड किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जजेस जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, इनको पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो तो उसमें कोर्ट आपको पनिशमेंट भी दे देता है। तो ये भी आपकी कंटेम्प्ट पावर जो है जुडिशरी को, उसकी पावर इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री लिमिटेशंस है यहाँ पे है कि पार्लियामेंट में आप जजेस का कंडक्ट, यानी जो भी जजेस के एक्शन ले रहे हैं, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल जब तक उनका रिमूवल का मोशन पार्लियामेंट में नहीं आया हो।
तो ये 2 पॉइंट्स हमने कवर किए, दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन क्या इंडिपेंडेंस में आ जाती है, और नेक्स्ट इज कैसे आप इंश्योर करोगे यहाँ पे जुडिशरी का अपॉइंटमेंट, फिक्स टेन्योर, डिफिकल्ट रिमूवल प्रोसीजर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इम्यूनिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पार्लियामेंट्री लिमिटेशंस। तो ये जो 6 पॉइंट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट 6 मार्कर का क्वेश्चन और उसका आंसर बन जाता है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस आंसर को लिखने में। अब एक डेडिकेटली यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो काफी ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रहती है यहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट में। यहाँ पे द रीजन इज बच्चे, अगर हम बात करेंगे तो जजेस का जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है वो काफी इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंटरप्रेट करने में, यानी जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। तो हर कोई ये चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके यहाँ पे जानने वाले लोग जुडिशरी में हों, सो दैट जो उनकी पॉलिसीज बने और जो कोई भी लॉज हो तो वो उनके फेवर में इंटरप्रेट करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ की फिगर्स, जो भी अपॉइंटमेंट है बच्चे यहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं जजेस के। अब सीजीआई की सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। कन्वेंशन का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ ये प्रैक्टिस डेवलप हो गई है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं यहाँ पे। अब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बाद नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे और जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की अगर हम जजेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उसके बाद यहाँ पे उनको अपॉइंट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ रखा है कि प्रेसिडेंट साहब विदाउट एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या वही एड एंड एडवाइस होगी? यस, डेफिनेटली। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होता है वो एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। तो नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रोल। अब इनका जो इवोल्यूशन है ये 3 जजेस केस के बेसिस पे हुआ है। पहले ही बोला गया कि जो प्रेसिडेंट साहब है क्या वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? आंसर इज यस, कंसल्ट करेंगे। सेकेंड इज ये जो कंसल्ट कर रहे हैं और जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या ये मानना जरूरी है? तो आंसर इज यस, मैंडेटरी है। और थर्ड जज केस में ये आया कि एक कोलिजियम को अपॉइंट किया जाएगा। द रीजन इज प्रेसिडेंट साहब सिर्फ और सिर्फ कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे तो उसी के जजेस को, यानी वही मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। तो सर जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, जुडिशियल प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कोलिजियम सिस्टम आता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रेकमेंड करते हैं जो भी नेम्स होते हैं जजेस के लिए, जो भी मेंबर्स का यहाँ पे सीनियोरिटी के बेसिस पे कंसिडर किया जाता है उनका नेम कि वो जज बनेंगे। तो सर उनको 4 सीनियर मोस्ट जजेस से के साथ कंसल्ट किया जाता है, दैट मीन्स 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई, तो ये 5 की बॉडी रेकमेंड करती है और ये रिकमेंडेशंस उनको मानना पड़ता है यहाँ पे। ओके, अब ये हाई कोर्ट के केस में होगा तो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे यहाँ पे। सो विद दिस हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम कैसे इंश्योर करेंगे, और अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिमूवल प्रोसीजर की तरह। सर अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का रोल है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिमूवल के लिए। तो रिमूवल पहले तो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा टफ प्रोसीजर है। मैं आपसे कहूँ कि आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि इतना ज्यादा टफ प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगेन क्यों किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि उनको एक तरीके से फियर ना रहे, इंडिपेंडेंट तरीके से वो काम कर पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा टफ है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ग्राउंड्स मेंशन है जिसके बेसिस पे आप जजेस को रिमूव कर सकते हो? तो सिर्फ 2 ग्राउंड्स मेंशन है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी। या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, अपनी पावर्स को वायलेट करते हैं, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, दैट मीन्स वो इस हालत में नहीं रहते हैं, मेंटल एबिलिटी उनकी इतनी नहीं है कि वो इम्पार्ट कर पाए जस्टिस को। नेक्स्ट इज इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। पार्लियामेंट जो है उसको एक मोशन लाना पड़ेगा, रिमूवल मोशन, और ये जो मोशन है वो दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा की तो 543 स्ट्रेंथ है इंटू 2/3,
तो जितना भी यहाँ पे आता है उतनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और उस टाइम पे अगर यहाँ पे 400 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो सर हमको उतनी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 370 के अराउंड यहाँ पे आएगा ऑन एन एवरेज। अगर हम एक बात करेंगे तो इतने ही लोग जो हैं सर वो यहाँ पे इतनी मिनिमम कंडीशंस यानी इतनी मिनिमम वोट्स चाहिए हैं पास होने के लिए लोकसभा में। अब राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 245 है, इसका भी आप 2/3 कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको भी इसका भी यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, 3 8 24, 3 1 3 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आ जाएगा 162 प्लस आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए है अगर आपको रिमूवल प्रोसीजर को यहाँ पे पास करना है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाता है, इसी तरीके से रिमूवल में लेजिस्लेचर का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोशन जब तक पास नहीं होगा लोकसभा से राज्यसभा से तब तक वो यहाँ पे जज को रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी क्या अटेम्प्ट हुआ है तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि हाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि अनसक्सेसफुल रिमूवल अटेम्प्ट था। हुआ क्या था, जस्टिस वी रामास्वामी जो है उनके अगेंस्ट में फर्स्ट एवर रिमूवल मोशन आया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन द ईयर 1991। तो यहाँ पे एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाती है और इंक्वायरी कमीशन जो है वो उनको बोलती है कि हाँ उन्होंने अपने ऑफिस का मिसयूज किया है और पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है यहाँ पे। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पे मोशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वोटिंग का, लेकिन ये मोशन पास नहीं हो पाता है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट करने से मना कर देती है और जिसकी वजह से रिक्वायर्ड मेजोरिटी, जितनी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी है वो नहीं मिल पाती है और ये मोशन पास नहीं हो पाता है। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिया और हमें आंसर का कंटेंट भी मिल गया। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे करने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, मतलब एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है पूरे के पूरे इंडिया के लिए। ओनली वन यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, अलग अलग स्टेट में नहीं है, सेंटर में नहीं है, यानी एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे। कोई भी सेपरेट का स्टेट का कोई भी सेपरेट कोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में देखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रेमेडिकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे जो एपेक्स है, सबसे टॉप बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आ जाते हैं हाई कोर्ट्स और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हायरार्कियल कंट्रोल चलता है कि जो भी ऊपर वाला कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को यहाँ पे सुपरवाइज करता है बाय दी हायर कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को करेगा और हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को यहाँ पे करेगा, और सभी को जो ऊपर वाले कोर्ट्स का डिसीजन है वो मानना मैंडेटरी है यहाँ पे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छा सा मैप दे रखा है यहाँ पे। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है यहाँ पे। सर वो ट्रांसफर कर सकते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को जो केस है वो मूव कर सकते हैं यहाँ पे। वो केसेस को भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, डिपेंडिंग कि किसका कितना ज्यूरिसडिक्शन आता है। हाई कोर्ट जो है उनका अपना यहाँ पे काम है, वो अपील्स जो लोअर कोर्ट से आएंगी उसको सुनेंगे, रिट्स को इशू करेंगे, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ सर वो केसेस को डील करेंगे जो स्टेट के जुरिसडिक्शन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यूपी में है तो यूपी की जो हाई कोर्ट है वो यूपी के केसेस को ही कंसिडर करेगी यहाँ पे। साथ ही साथ सुप्रिंटेंडेंस और कंट्रोल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे करता है वैसे ही हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पे अपने अपने जुरिसडिक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कंप्लीटेड है यहाँ पे। कितनी जल्दी से हमने इसको रिवाइज किया। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ और आंसर राइट को कर पाओ जल्दी से जल्दी। ऑब्जेक्टिव ये है कि जल्दी से जल्दी आप रिवाइज करो और सिर्फ वो कीवर्ड्स आप याद रखो जो आपके आंसर राइटिंग में डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपको आपके स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने में। अब चलते हैं यहाँ पे जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पे माइंड मैप देखते हैं, उसके बाद हम अपने माइंड मैप्स पे चलेंगे। तो जो एनसीईआरटी में माइंड मैप दे रखा है जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो मैंने इसको यहाँ पे जूम कर रखा है। तो जरा देखिए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपीलिएट जुरिसडिक्शन और एडवाइजरी। इनको लेमेंस लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है उस केसेस में यहाँ पे वही सॉल्व करेंगी उन केसेस को। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाते हैं फेडरल नेचर के डिस्प्यूट्स, अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो या स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो, तो इसका सोल राइट जो है इन केसेस का जो सोल राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट इज अपीलिएट।
अगर लोअर कोर्ट में आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिली है तो आप अपील कर सकते हो यहाँ पे हायर कोर्ट पे, दैट इज हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट पे भी अगर आपको जस्टिस नहीं मिली है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। तो ये अपीलिएट यहाँ पे आ जाता है। ये सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए वैलिड है। अब हम एडवाइजरी की बात करेंगे। तो टाइम टू टाइम जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट आपको बोलता है कि डियर प्रेसिडेंट साहब, आप जुडिशरी की एडवाइस ले लो कि ये जो हम बिल लेके आ रहे हैं क्या वो वैलिड है, इसमें कोई लीगल लूप होल्स तो नहीं है, अगर हैं तो प्लीज आप सजेस्ट कर दो। तो ऐसे में प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यहाँ पे एडवाइजरी लेते हैं। अब जो प्रेसिडेंट साहब एडवाइस लेते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि वो उनको एडवाइस प्रोवाइड करवाए, और अगर उन्होंने एडवाइस प्रोवाइड करवाई तो प्रेसिडेंट साहब के लिए मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे कि वो उनको मानना ही मानना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो रिट है, ऑलरेडी आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हो। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू किया जाता है टू इंश्योर दी और टू एनफोर्स दी फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से ये? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यू वारंटो, ताकि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। साथ ही साथ बच्चे स्पेशल पावर भी है सर, वो स्पेशल लीव दे सकते हैं टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि अगर आपकी अपील नहीं ली जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कंटेंट की तरफ, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पे आंसर राइटिंग। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है। दैट मीन्स कि इंडिया में अगर जो जुडिशरी है उसको अगर हम ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो वन ऑफ दी बेस्ट यानी मोस्ट पावरफुल कोर्ट हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्बिट्रेरी तरीके से काम करती है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन है, जो पावर्स मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के ही काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है क्या क्या रोल्स और ड्यूटीज उनके यहाँ पे हैं। तो डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, वो अपनी जुरिस्डिक्शन और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो पर्टिकुलरली विद इन स्टेट उसको जो पावर्स दी गई हैं वही एक्सरसाइज करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज, पहला जो जुरिस्डिक्शन आ जाता है वो आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 पॉइंट, स्कोप क्या है, अथॉरिटी क्या है और रोल क्या है। तो ये 4 पॉइंट्स में हमने क्लब कर दिया। 4 मार्कर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमको मिल गए, वैलिड पॉइंट्स, और इसके बेसिस पे हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो जरा देखते हैं डेफिनेशंस। तो ये डायरेक्ट केसेस को हैंडल करेगा यहाँ पे, दैट मीन्स किसी भी लोअर कोर्ट के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं उनको सुना जाए, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से हैं केसेस? फेडरल रिलेशन के, जिसमें यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है या फिर आपस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है और कोई भी यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं कर सकता है, कोई भी लोअर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो एक तरीके से ये फेडरल एम्पायर है। यहाँ पे कोई भी फेडरल डिस्प्यूट होता है यहाँ पे, क्या भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो स्टेट के सब्जेक्ट्स में आता हो, या वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू कि स्टेट ने कुछ ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर से बिलोंग करता हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कैटेगरीज में आता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही सिर्फ जुरिस्डिक्शन है। अब चलते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पे रिट्स इशू की जाती हैं। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये मेंशन है आर्टिकल 32 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपने हाई कोर्ट को यहाँ पे कंसिडर किया था, क्या आप हाई कोर्ट में गए थे। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अगर आपको नहीं मिलता है आपकी जस्टिस तो हम बैठे हुए हैं। द रीजन इज काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन है हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये जो रिट्स हैं वो स्पेशल ऑर्डर्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। अब कौन कौन से रिट्स हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से हैं? क्यो वारंटो आ जाएगा यहाँ पे आपका, मेंडमस आ जाएगा, प्रोहिबिशन आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और हैबियस कॉर्पस। तो ये 5 आपके रिट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम यहाँ पे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है? नहीं, हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है यहाँ पे, उसके पास भी ये पावर्स होती हैं। अब ये विक्टिम की चॉइस है कि वो यहाँ पे किसको चूज करती है, हाई कोर्ट को चूज करती है, सुप्रीम कोर्ट को चूज करती है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि क्या आप हाई कोर्ट के पास गए हो, अगर नहीं तो पहले वहां पे होके आइए, उसके बाद हमारे पास आइएगा। पर्पस क्या है?
सिंपली आपको यहाँ पे कि सर वो रिफ्रेन करेंगे, या तो जो ये रिट्स हैं स्पेशल ऑर्डर्स हैं या तो कुछ करने के लिए बोलेंगे या फिर कुछ करने के लिए नहीं बोलेंगे यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये पर्पस होता है रिट्स का, आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। अब बात करते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की। तो इंडिया में जो हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट है वो कौन सी है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो सर लास्ट जो आप अपील करोगे वो कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो मेट होनी चाहिए अपील्स के लिए। हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके बाद वो आ जाएगा, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करेंगे तो डेथ सेंटेंस, तो अपील इन केस जहाँ पे पर्सन को यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है बाय द लोअर कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे वो अपील्स को यहाँ पे एडमिट कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी अपील को डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जेन्युइन अपील है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी कंसिडर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, उसके डिसीजन को सभी लोगों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिकंसिडरेशन एंड इंटरप्रिटेशंस, तो वो उन केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट लेता है जिनको लगता है कि इसमें और रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, और या फिर कुछ और लीगल इश्यूज है जो यहाँ पे हम लोअर कोर्ट्स उसको ध्यान नहीं दिया है, तो इसको भी वो केसेस ले लेता है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट वो केसेस भी ले लेता है जिसमें लगता है कि कुछ इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, मीन्स कुछ नया आने वाला है या फिर इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है इस केस में, मतलब कोई और डायमेंशंस भी एड ऑन किया जा सकता है। अगर हम हाई कोर्ट की अपीलेट की जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो जो लोअर कोर्ट के यहाँ पे जो डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट में आप अपील कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जुरिस्डिक्शन की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे कितनी जल्दी से आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दीज माइंड मैप्स आर दी टाइम सेवर्स, और आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? नॉर्मली जो जुडिशरी होती है वो पैसिव होती है। पैसिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो आइदर आप कोर्ट जाओगे या फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो दोनों ही पार्टी जा सकती हैं, तो ये पैसिव जुडिशरी हो जाएगी। एक्टिव जुडिशरी मतलब जुडिशरी को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट केस है जो वो थर्ड पार्टी भी फाइल कर सकता है, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आज के टाइम पे काफी ज्यादा विजिबल है जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसको एक्सरसाइज किसके थ्रू करेंगे? ये हम करेंगे PIL या SAL। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशंस। अब ये जो PIL है इसके केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं। द रीजन इज इसको बोला जाता है पीपल फ्रेंडली जुडिशरी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जुडिशरी में या तो यहाँ पे जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोई काम हुआ या जिसने किया है, यानी जो मेन पार्टीज हैं वही जा सकती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी जिसका उस केस से कोई भी लेना देना नहीं है वो भी यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है, और ये जुडिशरी उस केस को भी कंसिडर करेगी, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही है। नॉर्मली जो यहाँ पे पर्सन है जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है अगर वो जाते हैं तो वो जुडिशरी पैसिव है। एक्टिव का मतलब थर्ड पार्टी भी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया से जा रहा था और मैंने देखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो वेस्ट है वो यहाँ पे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहा है और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट है, लेकिन उन लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने अगर एक PIL फाइल कर दी कि सर जो इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे डंप किया जा रहा है रिवर्स में और जिसकी वजह से हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जुडिशरी उस केस को कंसिडर करेगी। ऐसे में मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन एज आ पब्लिक व्यूअर और एज आ पब्लिक वॉचर मैं यहाँ पे केस फाइल कर सकता हूँ, और यही PIL है। दैट मीन्स कि एक ऐसी जुडिशरी जो काफी ज्यादा पीपल्स फ्रेंडली है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म किसके थ्रू आप एक्सरसाइज करोगे? PIL या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशंस, जो कि जुडिशरी को काफी ज्यादा एक्सेसिबल बना देती है टू दी पब्लिक। अब ये कब आई थी? 1979 के टाइम पे आई थी, और ये काफी ज्यादा गेम चेंजर है, जो कि ट्रेडिशनल कोर्ट की प्रैक्टिसेस जो कि पैसिव जुडिशरी जैसे मैंने आपको बताया उसको काफी ज्यादा चेंज करती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज PIL और SAL है क्या? तो इसका एमरजेंस हुआ था 1979 में, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप लिख रहे हो या फिर शॉर्ट लिख रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करना है। अब ट्रेडिशनल और न्यू अप्रोच की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे कोर्ट में वही पर्सन जा सकता है जो डायरेक्टली एग्रीव्ड है यहाँ पे, लेकिन 1979 के पास उसके बाद जो केसेस हैं सर वो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ अदर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि मेरा यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में मैं केस फाइल कर सकता हूँ, जुडिशरी उसको भी कंसिडर करेगी, तो ये भी एक यहाँ पे आ जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि 1979 के बाद ज्यादा देखा जाता है। इसको ये भी देखा जाता है कि जो जुडिशरी का रोल है वो एक्सपेंड किया जा रहा है यहाँ पे। टुक अप दी केसेस, अब जुडिशरी ने काफी ज्यादा यहाँ पे केसेस लिए थे, फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स के राइट के, तो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को भी कंसिडर किया था। फॉर एग्जाम्पल
वो पीपल जो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी वो अभी जेल में है, उनका केस ही सुना नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी करी और उस चोरी का अगर उसको सजा मिल जाती है तो 6 महीने है, लेकिन वो 8 महीने ऑलरेडी यहाँ पे जेल में रह रहा है और अभी तक उसका केस नहीं आया है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में यहाँ पे जुडिशरी ने अपने आप से केसेस न्यूज़पेपर्स के थ्रू या किसी ने लेटर लिख के भेज दिया तो वो केसेस लेने लगे, तो इसको बोलते हैं असर्टिव जुडिशरी। पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, जो भी जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जुडिशरी की हेल्प चाहती है किसी भी इशू में लाइक पॉवर्टी एलिवेशंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो वो केस को फाइल कर सकती है जो कि आपका आ जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म में या फिर पीआईएल में। अब ये क्या इम्पैक्ट हुआ इसका, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करता है जुडिशियल एक्टिविज्म को कि जुडिशरी वो केसेस भी लेता है जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं थे यहाँ पे। नेक्स्ट इज इसका जो रोल है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो जुडिशरी को बोला जाता है यहाँ पे कि सर सिंपली जो ट्रेडिशनल रोल है उससे बाहर निकल के जुडिशरी काम कर रहा है, तो जुडिशरी काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। लास्ट पॉइंट आप लिख दोगे कंक्लूजन का कि ये जो यहाँ पे जुडिशरी है वो प्रो एक्टिव जुडिशरी की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ताकि जो पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी एक्सेसिबल अब हो पा रहे हैं और वो भी सॉल्व हो पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द जुडिशियल एक्ट। नेक्स्ट अगर हम ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो ग्लोबली भी यहाँ पे जो पीआईएल है एज एन इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो हेल्प करती हैं नीडी पीपल्स की, पब्लिक इंटरेस्ट में हेल्प करती हैं यहाँ पे, और स्पेशली वो पर्सन्स के लिए जो डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो साउथ एशिया और अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो रही हैं। साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने ना पीआईएल को इंक्लूड कर रखा है और ये फंडामेंटल राइट्स है। यानी अपने लिए कोर्ट जाना दैट इज वन थिंग, लेकिन अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट जा रहे हो दूसरों को जस्टिस दिलाने के लिए तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। दैट शोज कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यहाँ पे, क्योंकि आपको दूसरों के राइट्स का भी चिंता होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमने कितने कम टाइम में यहाँ पे रिवाइज कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और यही रीजन है कि काफी ज्यादा हमारा ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट पे। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है हैबियस कॉर्पस, कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा टू वेयर इज द बॉडी, दैट मीन्स यहाँ पे अगर इशू किया जाएगा तो उस पर्सन को यहाँ पे डिटेन किया होगा तो उसको सामने लाना होगा, चार्जेस बताने होंगे, अगर चार्जेस वैलिड हैं तो आप अरेस्ट कर सकते हो, नहीं तो उसको रिलीज करना होगा। मैंडेमस, अगर कोई भी एक पब्लिक ऑफिस आपका काम नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा यहाँ पे। सर्जरी, प्रोहिबिशन, क्योर वारंटो। अब सर्जरी क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी जो प्रोहिबिशन है वो बेटर है। अगर किसी कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन, अभी उसके केस चल रहा है लेकिन उसके पास उसका राइट नहीं है यानी उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसे में पहले ही आपने केस को रोक दिया और किसी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सर्जरी क्या होता है कि एक बार डिसीजन लोअर कोर्ट ने ले लिया, उसको उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर आपको वो कैंसिल करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रोहिबिशन जो है हमको उसको याद करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। क्योर वारंटो, कोई भी एक पब्लिक ऑफिस पे अगर कोई पर्सन बैठा है लेकिन उसके पास उतनी एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो उसको क्वेश्चन पूछ के वो रिट को इशू किया जाता है क्योर वारंटो। तो ये ऑलरेडी आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इशू कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो खुद में एक आपका फंडामेंटल राइट्स है वो है यहाँ पे आर्टिकल 32। ये आपको या सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि आप रिट्स को इशू करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 226 में सिमिलर रिट्स जो है वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकती हैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बोला जाता है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो जुडिशियल रिव्यू है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब लेमेंस लैंग्वेज में ये है कि ये एग्जामाइन करना कि जो भी लॉ बनाया गया है बाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से वो वायलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया तो स्टेट की ऐसा तो नहीं कि स्टेट ने अपनी पावर्स को ज़्यादा यानी बाहर जाके कोई लॉ बना दिया हो या फिर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। तो जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है ना, वो थर्ड एम्पायर होता है जो रिव्यू करता है चीज़ों को, यहाँ पे जूम करके देखता है, यहाँ पे स्निकोमीटर से एनालाइज करता है सारी चीज़ें। तो वैसे ही जुडिशरी करेगा कि जो भी लॉ पास हुआ है, जो भी पॉलिसीज पास हुई है, क्या वो ठीक तरीके से बनी है या नहीं, अगर नहीं बनी है तो वो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती जाएंगी और वो नल एंड वाइड हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करेगा। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट का रोल क्या है यहाँ पे? सर उसके पास कॉन्करेंट पावर्स हैं, दैट मीन्स हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो रिट को इशू कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर में यहाँ पे रिट्स को इशू कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या होता है यहाँ पे? तो डेफिनेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो किसी भी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो किसी भी लॉ की अगर चेक करेंगे, यानी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है या नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो जुडिशरी के बाद जुडिशियल पावर है इसको कहाँ में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया, कहीं पे मेंशन है? आंसर इज नो बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये जुडिशियल की पावर मेंशन नहीं है। दैट मीन्स इंडिया के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो है सर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर नहीं है। तो सर ये कहाँ से अपने आप से क्यों मन से कर रहे हैं? आपने तो बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं कर सकते। बच्चे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है ना, उसके अंडर में इनको आ जाता है कि भाई कोई भी ऐसा लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसी को इन्होंने जुडिशियल रिव्यू का नाम दे दिया है। तो कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी लॉस को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इसी चीज को वो यूज करके यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करते हैं ताकि सिटीजन्स के राइट को नेगेटिव इंपैक्ट ना हो पाएगा। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू में क्या करते हैं? तो फेडरल रिलेशंस को वो रिव्यू करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऐसा तो नहीं है सेंट्रल लॉज जो है क्या वो स्टेट के सब्जेक्ट पे यहाँ पे किसी ने लॉ बना दिया हो, या स्टेट तो ऐसा तो नहीं है जो सेंट्रल के सब्जेक्ट पे लॉज बना दिया हो। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी जो फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट है तो वो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड ही लॉज बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी स्टेट लिस्ट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली लॉज बनाएगी, एक दूसरे के अंडर में कोई नहीं जाएगा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी सेम है, अगर कोई लॉ बनता है तो उसको भी इसी तरीके से एनालाइज किया जाएगा। तो बच्चे लास्ट पॉइंट हम कंक्लूजन में लिख देंगे ओवरऑल जुडिशियल पावर। तो ये जो रिट पावर है और जो रिव्यू पावर है इसने जुडिशरी को काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल बना दिया है, और यही रीजन है कि जुडिशरी को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सिटीजन्स राइट, आंसर इज दी जुडिशरी। साथ ही साथ यहाँ पे पीआईएल आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, रिट पावर, जिसकी वजह से हमारी तो जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट इनिशिएटेड बाय द जुडिशरी और टेकन बाय द जुडिशरी कि उसकी पावर्स इंक्रीज हुई है? आंसर इज आप ऑलरेडी जो हमने देखा, रिट, जुडिशियल रिव्यू एंड साथ ही साथ पीआईएल। चलिए अब बात करते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट की। यहाँ पे तो जुडिशरी क्या करेगा? राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे कोर्ट्स का यही ऑब्जेक्टिव है। अभी हमने देखा गार्जियन है यहाँ पे। एक्सपेंडिंग रिव्यू, फॉर एग्जाम्पल जो जुडिशियल रिव्यू है वो यहाँ पे जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है, वो इवन लाइक द प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स क्या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो रही हैं सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कहीं से भी ना हो, क्योंकि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरसाइट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे यहाँ पे डायरेक्टिव्स दे देता है जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, जो कि यहाँ पे उसके डायमेंशन से बाहर है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को भी अंडरमाइन करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो जुडिशरी कर रहा है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कहीं ना कहीं वायलेट होती है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से यहाँ पे ओवर रीच हो जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे रखा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस को करने के लिए बोल रहा है, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है, वो चीज़ों को एनालाइज करेगा ना कि जुडिशरी करेगा यहाँ पे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है यहाँ पे, ऑल दो सर वो यहाँ पे कोर्ट को एक्टिव बनाता है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो सेपरेशन ऑफ पावर को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके बीच में बैलेंस रखा है, और इस बैलेंस को हम सेपरेशन ऑफ पावर बोल देते हैं यहाँ पे, कि कोई भी एक दूसरे की पावर को अंडरमाइन नहीं करेगा, कि जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबकी ऑर्गन जो है हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स, इनके अपने अपने फंक्शंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं जब जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के केस में, यानी जुडिशरी की पावर्स में इंटरफेयर करता है, और जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के केस में इंटरफेरेंस करता है। जैसे ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जुडिशरी कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले लेता है जो कि एग्जीक्यूटिव के डोमेन्स हैं।
ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड के लिए दे रखे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑल। तो दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो इसका भी मैंने माइंड में क्रिएट कर रखा है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है लेजिस्लेचर जुडिशरी रिलेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी एमर्ज होती है 1967 से 1973 के बीच में, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज लेके, कि अगर गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स कर रही है तो जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे बोल देती है कि उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये भी यहाँ पे आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। जॉब रिजर्वेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपनसेशन, अगर किसी की आपने कोई लैंड को एक्विट किया है, तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड थे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे केशवानंद भारती केस होता है, बहुत ही फेमस केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस में, दैट इज आपके एग्जामिनेशन में, नहीं तो यहाँ पे यूपीएससी लेवल पे भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये केस कब यहाँ पे हुआ था, 1973 में हुआ था। तो इसके अंडर में यहाँ पे जो रूलिंग की गई थी, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, वहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन है। फॉर एग्जाम्पल आप जो घर बनाते हो ना, उसमें जो पिलर्स है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप अगर पिलर्स को हिलाओगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो घर है वो कोलैप्स हो सकता है। उसके अंदर में जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, यहाँ पे वो चीज़ डेकोरेटिव है, यहाँ पे उनको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। तो सर यही चीज़ यहाँ पे है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पिलर्स हैं जिनको आप नहीं हटा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, यहाँ पे रिपब्लिक हो गया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको आप नहीं हटा सकते, बाकी चीज़ों को आप अमेंड कर सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो गया कि जो पार्लियामेंट है वो किन किन चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ये बोला सेम केस में कि ये राइट जो है वो हमारे पास है, और टाइम टू टाइम हम चीज़ों को एग्जामाइन करके बोलेंगे कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो एग्जामिनर घर आके मार्क्स आपको देके जाएगा। अब इसके बाद से, इस केस के बाद क्या क्या चेंजेस आए इन लेजिस्लेचर और जुडिशरी के रिलेशंस में, तो केशवानंद भारती ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट का नेचर था वो खत्म कर दिया यहाँ पे। तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई फंडामेंटल राइट से, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन हो गया कि भाई जो चीज़ें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है उनको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो गया पार्लियामेंट के पास कि भाई क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो कि अनरिजॉल्व इश्यूज अभी भी हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जुडिशरी एबिलिटी टू इंटरवीन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हाँ अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पावर जो है सर वो यहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। हाईलाइट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी ऑर्गन्स, और साथ ही साथ ईच ऑर्गन्स का जो यहाँ पे पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की अथॉरिटी में नहीं जाना चाहिए। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो विद दिस आपने देखा कितनी जल्दी से हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड किया, कितनी जल्दी से हमने रिवाइज किया, और विद इफिशिएंटली इफेक्टिवली आंसर राइटिंग कीवर्ड्स के साथ। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया 4-5 बार, या फिर अपने यहाँ पे तुरंत ही नोट कर लिए यहाँ पे आपने माइंड मैप्स, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।